बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 कर रहे हैं और इसमें हमने दो चैप्टर करने हैं इस लेक्चर में। जो फर्स्ट लेक्चर है इसका वो मैं 19 चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ और फिर 19 के बाद 20 चैप्टर हो जाएगा। दो पार्ट में ये आएगा। अभी ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है लेक्चर नंबर 13 का, और इसमें हम 19 चैप्टर कवर करेंगे और 19 चैप्टर को हम डिटेल से ये MCQs के थ्रू पढ़ लेंगे सारा। और इसकी जो थ्योरी है ना वो इसी से क्लियर हो जाएगी। थ्योरी इसके करने की ज़रूरत नहीं है, तो इधर से कर लूँगा। मज़ीद अगर आपको लगे फ़ील हो करने की ज़रूरत है तो आप पढ़ सकते हैं, आपको नोट्स दिए हुए हैं मैंने, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इस लेक्चर का दूसरा पार्ट है वो भी मैं आज रात तक वो भी अपलोड कर दूँगा। तो इसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो इसमें टॉपिक्स हैं वो कहाँ से हैं? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। स्टार्ट से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक है। तो इसमें देखें स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अर्थ इज़ एन, तो हमने पढ़ा हुआ है कि अर्थ इज़ नॉट एन इनर्शियल फ्रेम। अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग करें तो ये नॉन इनर्शियल है क्योंकि इसमें स्मॉल एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। सेकंड MCQs हैं द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज़ मेजर्ड टू बी 3 सेकंड placed in inertial frame of reference. What is its period measured by an observer moving at speed c/2 with respect to pendulum? तो ये हमने टाइम डिलेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें, ठीक है। तो वैल्यू दी हुई है c/2 स्पीड है, v की जगह c/2 लगाएं, सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा। और ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन किया हुआ है। तो ये सोल्यूशन और ये MCQs आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मुझसे मिल जाएंगे। तो ये टाइम दिया हुआ है, ये स्पीड है, टाइम t हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 6/3 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट MCQs नंबर 4 देखते हैं। तो 4 में कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट रीचेस एन रिलेटिविस्टिक स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट देन टाइम डिलेशन बिकम्स। तो टाइम डिलेशन नहीं होती क्योंकि ये फार्मूला लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को हम इन्फिनिट पुट करें, c की जगह इन्फिनिट पुट करें तो ये v² इन्फिनिट ये 0 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। t = t0 होगा, l = l0 होगा, m = m0 होगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है 4 व्हेन फिफ्थ है व्हेन नो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज़ ऑब्जर्व्ड इफ़ ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग। तो तब ही नहीं होती जब ऑब्जर्वर क्या हो, परपेंडिकुलर स्टैंड हो। तो यहाँ पे देखें ये पर्सन इसके इस मोशन लेट करें, यहाँ पे मोशन हो रही है, तो ये पर्सन मोशन के परपेंडिकुलर है तो इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन ये इसके परपेंडिकुलर है तो इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, परपेंडिकुलर के लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6 If object starts moving with speed of light then its relativistic mass is। अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो इसका मास इन्फिनिट हो जाता है क्योंकि ये मास का फार्मूला है। तो यहाँ पे आप वैल्यू से लगाएं, v आपने पुट करना है, इस v की जगह c लगाना है। तो c² c² 1 1 - 1 1 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, m0/0 इन्फिनिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम 7 देखते हैं यूजिंग नेवस्टार The location and speed of anywhere on the earth can now be determined to an accuracy of 2 cm/s। ये बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर पोजीशन पूछ ले तो वो 50 मीटर होती है, ठीक है। तो ये याद रखनी है, बुक से देख सकते हैं। नेक्स्ट है ए बार 1 मीटर इन लेंथ एंड लोकेटेड along x axis moves with the speed of 0.75 c along y axis with respect to stationary observer. What is the length of the bar as measured by the stationary observer observing the bar of its length? ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्मूले से लगा के कर लेना, मैथमेटिकल है, 1 आ जाएगा। व्हेन आगे इसको हम देखते हैं व्हेन प्लैटिनम वायर इज़ हीटेड इट बिकम्स ऑरेंज रेड एट 1100 पे होता है। इसके डिफरेंट टेम्परेचर हैं, टेम्परेचर होते हैं 500 900 1100 1300 एंड 1600। जो पहला कलर होता है वो रेड डल होता है, फिर चेरी रेड, फिर ऑरेंज रेड, फिर येलो, फिर वाइट, ठीक है। तो ये तरतीब से है तो 1100 आ जाएगा, याद रखने आपने, ये बुक में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है व्हेन वी हीट ए प्लैटिनम वायर देन इट कैन इमिट अ फोटोन एट टेम्परेचर।
जब हीट करते हैं तो हर टेम्परेचर पे रेडिएशन इमिट करता है ये। द वैल्यू ऑफ वेन्स कांस्टेंट इज़, वेन्स कांस्टेंट ये फार्मूला होता है इज इक्वल टू एच एफ, एनर्जी का फार्मूला होता है, और वेन्स कांस्टेंट का फार्मूला होता है कांस्टेंट लैम्डा इज़ इक्वल टू, लैम्डा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी इसको मैं अगर टेक्स्ट बुक से दिखाऊं तो ये इस फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वेन्स कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो क्या है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ठीक है। तो ये इसका यूनिट की वैल्यू आपने याद रखनी है, यूनिट और वैल्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन वी हैव द रिलेशन एज ई प्रोपोर्शन टू T⁴, और कांस्टेंट सिग्मा आ गया, द यूनिट ऑफ सिग्मा आर। तो ये ना, ये एक्चुअली सिग्मा का निकालना है तो ई ओवर टी आएगा, तो ई इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का होता है वाट पर मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर का केल्विन है ऐसा यूनिट, तो पर केल्विन पावर 4। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ रिलेशन गिवन बिलो इज़ आर ट्रू फॉर द फोटोन। फोटोन के लिए सारे रिलेशन करेक्ट है, सारी इक्वेशन इसी की हैं। आगे नेक्स्ट 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ फॉल्स। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक ही फॉल्स है, बाकी करेक्ट हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी हैव सेम एनर्जी, तमाम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी नहीं होती, बाकी सब करेक्ट हैं। 15 पे चलते हैं। यूवी रेडिएशन ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन एल्यूमिनियम सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 3.2 दी काइनेटिक एनर्जी इन जॉल ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका सोल्यूशन आप देख लें, ये इसका सोल्यूशन है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है, और यहाँ पे एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन है, एनर्जी 6 है और 6.2 है, और 5 3.2 है। 6.2 और 3.2 को माइनस किया 3 आ गया, और जॉल में लाना इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट की मल्टीप्लाई किया तो 4.8 10⁻⁻19 जॉल आ जाएगा। तो फिर राइट ऑप्शन सी आ जाएगी इसे, ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगी। अब इसको आपने देख लेना है, सोल्यूशन दिया हुआ है पीछे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट मैं 17 की तरफ चलता हूँ, ठीक है। 17 में क्या कहता है, चलें 17 भी आप इसको कर लीजिएगा। मैं 18 पे चलता हूँ। 18 में क्या कहता है, 18 में कहता है द लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी 4f इज़ इंसिडेंट ऑन द मेटल ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी f0, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज़। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो ये फार्मूला होता है हमारे पास HF माइनस HF0, अभी हमने यूज़ भी किया था। तो यहाँ पे एनर्जी ई लिखा था, तो यहाँ पे HF लिख दिया। F कितना है 4F0, तो F की जगह 4F0 लगाया तो 4HF0 हो गया, और ये पहले HF0 था। 4HF0 में से एक HF0 माइनस करें तो 3HF0 आ जाएगा, ठीक है। तो F0 क्या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं 9 ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 एंड इंटेंसिटी ऑफ I। तो इंटेंसिटी वोल्टेज का और इंटेंसिटी का कोई रिलेशन, इंटेंसिटी का और वोल्टेज का हम रिलेशन देखें तो रिलेशन नहीं होता इसका, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल करंट का कोई रिलेशन नहीं होता। आप स्टॉपिंग पोटेंशियल करंट बढ़ाते जा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रहेगा, सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 20। तो 20 में भी वो क्या कहता है, इसमें 20 में इधर वो मेंशन कर रहा है कि रिलेशन रिप्रेजेंट द वे इन विच ई डिपेंड्स ऑन आई। तो इंटेंसिटी आ रही है, इंटेंसिटी भी जो एनर्जी आ रही है, ई एनर्जी डिपेंड्स ऑन आई करंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे जो पहले में था वो भी आई फॉर करंट है, ठीक है। आई फॉर इंटेंसिटी था पहले में, ठीक है, उसने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इधर भी मेंशन किया हुआ है ई फॉर काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पे आई फॉर करंट है। तो काइनेटिक एनर्जी और करंट का कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। तो फिर इसमें आप देखें जब कोई रिलेशन नहीं है तो फिर ये सी आ जाएगा, यानी आप क्या करें, करंट को बढ़ाते जाएं तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs 21 है। तो इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस आर बेस्ट टू प्रोड्यूस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, क्योंकि इसका जो इसकी एनर्जी है जो वो मेटल के वर्क फंक्शन से मैच करती है। आगे नेक्स्ट है 22 फॉर ए मेटल प्लेट ए इवन द UV रेज फेल टू प्रोड्यूस द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इट इज़ ड्यू टू द रीज़न। क्योंकि जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन मैच नहीं करता UV से, तो उससे भी इलेक्ट्रोमिट नहीं होते। इलेक्ट्रोमिट तब भी होते जब
क्या होता है जब रेडिएशन की जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है यानी वो ग्रेटर हो जाती है किससे, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से। नेक्स्ट हम 23 देखते हैं विद रेफरेंस टू क्वेश्चन नंबर 22। ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बी यूजफुल नाउ टू रिजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, तो ऊपर वाली रेडिएशन में ऊपर वाली ही क्वेश्चन में कौन सी रेडिएशन बेटर है इलेक्ट्रॉन को मिट करने के लिए, वॉयलेट, एक्सरे, गैमा रे, इंफ्रारेड एंड एक्सरे। तो एक्सरे आएगी क्योंकि गैमा रे हाई एनर्जेटिक होती हैं और ये वॉयलेट इंफ्रारेड लो एनर्जेटिक होती है, तो इनके जो एनर्जी एक्सरे की वो मैच कर देती है किसके साथ, तो वर्क फंक्शन के साथ, तो ये इमिट कर सकती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। 24 में कहता है द रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कौन सा स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हम कहेंगे डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा तो हम कहेंगे फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज़ करेगी। ये 25 आपने देख लेना सोल्यूशन दी हुई है। मैं नेक्स्ट 26 पे चलता हूँ। एट स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई वी नॉट। वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, इनमें से बाकी कोई भी नहीं बनेगा। 27 है टू प्रोड्यूस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एफ मस्ट बी। तो फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, एफ के इक्वल हो या ग्रेटर हो, यानी रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो या ग्रेटर होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन आएगी। 28 देख लेते हैं। 28 में कहता है टू रेज फॉल्स ऑन द टू सिमिलर मेटल्स। टू रेडिएशन सिमिलर मेटल पे फॉल करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज़ ब्लू एंड फॉर रेड रिस्पेक्टिवली इफ़ द सेम इंटेंसिटी। ये देखें यहाँ पे इंटेंसिटी सेम है, तो ये और ये पहली कर्व ये किसकी है, तो देखें पहली की देखें स्टॉपिंग पोटेंशियल कम आ रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कम तो एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और हमें पता है कि जो एनर्जी है वो वेवलेंथ के इन्वर्स होती है। जब एनर्जी वेवलेंथ के इन्वर्स है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ने से फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी इंक्रीज तो वेवलेंथ कम आएगी। ठीक है, तो अब इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है तो एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा आएगी। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल रेड का ज़्यादा है, एनर्जी भी ज़्यादा, तो रेड की वेवलेंथ क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा ये वाला आ रहा है, इसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक इसको रिप्रेजेंट करेगा ब्लू को क्योंकि वेवलेंथ कम होगी, और बी रिप्रेजेंट करेगा रेड को क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होगी। नेक्स्ट मैं 27 की तरफ जा रहा हूँ। 29 की तरफ भी कहता है इसमें विच साइंटिस्ट डिस्कवर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हु गॉट नोबेल प्राइज ऑन द थ्योरी ऑन एक्सप्लेनिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट रिस्पेक्टिवली। तो देखें ये हर्ट्स ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किया था और ये आइंस्टाइन को इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला, और जो थ्योरी थी उसका नाम था क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट हम देखने लगे हैं 19 चैप्टर की MCQ है। टॉपिक्स हैं कॉम्पटन इफेक्ट टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसमें जो पहला MCQ है प्रेजेंस ऑफ एंटी मैटर वाज प्रिडिक्टेड बाय। तो डायरेक्ट ने ये बताया था एंटी मैटर होता है। फिर उसके बाद कहता है लाइट इन शॉर्ट मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर। लाइट शॉर्ट है और क्या है, मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर। ये किसने हमें रिव्यू दिया, ये डी ब्रोगली ने हमें व्यू दिया। उसके बाद थर्ड MCQ में आ जाए एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एक्सलेटेड through the same potential if their masses are me and mp respectively then the ratio of their de Broglie wavelength। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये इसका सोल्यूशन है, ये हम जानते हैं वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, और एम वी इक्वल आता है √2 MEE फॉर एनर्जी है, और एनर्जी को हम लिख सकते हैं ये किसके इक्वल है, QV। ठीक है, इधर QV के पुट किया। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड चार्ज सेम होता है। ठीक है, तो एम भी चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, तो एच कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। ठीक है, तो इधर जो इन्वर्स वोल्टेज भी कांस्टेंट है क्योंकि एनर्जी सेम है, तो इधर जो रिलेशन बनेगा वो क्या है, लैम्डा इन्वर्स पोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ मैस। तो अब देखें इन दोनों को डिवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ और प्रोटॉन वेवलेंथ, तो इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इधर क्या आ जाएगा प्रोटॉन, और इधर क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो स्क्वायर रूट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये इसका आंसर बने, यानी इसमें जो ऑप्शन आ जाएगी ये आ जाएगी। अगर डी ब्रोगली क्या है सेम बस इसमें कहा हुआ है कि एक्सेलरेट कर रहा है, सेम पोटेंशियल होगा तो MP/ME आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्पटन इफेक्ट शोज दैट
कॉम्पटन फैक्टर शोज कहता है कि मोमेंटम फोटोन मोमेंटम रखते हैं। डी ऑप्शन आगे। फिफ्थ की तरफ चलते हैं। एन एक्स रे फोटोन एंड गैमा रे फोटोन हैव, एक्स रे गैमा रे दोनों की एनर्जी भी डिफरेंट होती है और फोटोन भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आ जाएँ, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कन्फर्म दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड इलेक्ट्रॉन। ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसका बेसिक पर्पज़ है कि इलेक्ट्रॉन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी इनमें कोई ऑप्शन नहीं बनेगी, वो रॉन्ग है। नेक्स्ट 7 पे आ जाएँ। इन कॉम्पटन स्कैटरिंग द वैल्यू ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट इक्वल्स कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्स रे इज स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो सोल्यूशन में। ठीक है, तो ये सोल्यूशन दिया हुआ है, तो इसमें आप देखें यहाँ पे आप फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो ये वेवलेंथ का फार्मूला है, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, सॉल्व करें इसको। ये प्रोटॉन के लिए है और ये अल्फ़ा के लिए है। ये फार्मूला भी आपको बताया था। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपके पे एंड पे क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसको आपने खुद ही कर लेना है। 9 को देखते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय फोटोन टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर इज, तो कम से कम एनर्जी है ना, ये कंडीशन होती है 1.0 मैग इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, और 0.5 और 1.02 के इन बिटवीन आ जाए तो कॉम्पटन इफेक्ट हो जाता है। अगर 0.5 से लेस हो जाए तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। ये कंडीशंस हैं एनर्जी की। अब नेक्स्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एनर्जी के लिए। नेक्स्ट है इन्वर्स इफेक्ट ऑफ पेयर प्रोडक्शन। जो पेयर प्रोडक्शन का इन्वर्स होता है उसको एनिहिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट 11 पे आ जाएँ। इफ़ अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन all have same energy, which one will have the shortest wavelength। तो अल्फ़ा पार्टिकल को हो गया क्योंकि वेवलेंथ इन्वर्स होगी मैस के। ये इसका फार्मूला है h इज लैम्डा इज इक्वल टू h प्लांक्स कांस्टेंट ओवर √2m e। एनर्जी है, एनर्जी चूँकि सेम है सबकी तो जो h भी कांस्टेंट है तो यहाँ पे रिलेशन बनेगा 1/√m। तो अल्फ़ा का मैस सबसे ज़्यादा होता है तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम आ जाएगी। नेक्स्ट 12 है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एम मैस एम मूविंग विद द काइनेटिक एनर्जी ई कैन बी रिटन एज। तो काइनेटिक एनर्जी का ये जनरल फार्मूला भी कई दफ़ा हमने यूज़ किया। बी ऑप्शन आ जाएगा, h/√2m काइनेटिक एनर्जी या ई लिख लें, एनर्जी लिख दिया। नेक्स्ट है इसमें 13। इन कॉम्पटन स्कैटरिंग द चेंज इन द वेवलेंथ आर गिवन बाय, जो चेंज गिवन होती है वो ये इस फार्मूले से होती है। इसको कॉम्पटन वेव शिफ्ट कहते हैं और ये कॉम्पटन वेवलेंथ है ये पोर्शन, और ये इसका कंप्लीट फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट है 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैथमेटिकल रिलेशन फॉर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये पोजीशन मोमेंटम के लिए और ये टाइम एनर्जी के लिए, ये दोनों ही हैं तो बोथ ऑप्शन आ जाएगी, सी आ जाएगा। तो 15 में कहता है 15 MCQs में कहता है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और फोटॉन्स कैन इंटरेक्ट विद मैटर। तो 3 तरह से कर सकता है। पहला मैटर इंटरेक्शन क्या है इसका, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट, तीसरा पेयर प्रोडक्शन है। तो 3 ऑप्शन आ जाएगी। 16 में है इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ देन विच विल हैव ग्रेटर स्पीड। तो ये फॉर्मूला h/mv। तो यहाँ पे क्या है, उनकी सबकी वेवलेंथ सेम है तो रिलेशन बन जाएगा इन्वर्स, मैस और v का इन्वर्स बनेगा। जिसका मैस कम है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन का मैस कम तो स्पीड ग्रेटर। 17 देखते हैं। तो 17 में कहता है विच वन इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन of the de Broglie equation for the wavelength of atoms of mass m at the temperature। ठीक है, इसका ना मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है, वहाँ से आपने देख लेना इसको। तो इसका नेक्स्ट 18 देखते हैं। 18 में कहता है कॉम्पटन वेवलेंथ जो होती है, कॉम्पटन वेवलेंथ होती है वो 2.43 होती है, और ये 2.43 आती है कहाँ से है, ये फॉर्मूला हमने देखा है h/m0। h/m0 को हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। h की वैल्यू 6.6 10⁻34 और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10⁻31 और c स्पीड ऑफ लाइट है 3 10⁻8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2.43 10⁻12 को हम क्या कहते हैं पिको। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है इसमें 19। एज फार एज वेव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर कंसर्न विच रिलेशन इज़ करेक्टली रिटर्न। तो ये जो करेक्ट रिलेशन है ये सारे रिलेशन बनेंगे क्योंकि हमें होता है h लैम्डा इज़ इक्वल टू h/mv होता है। तो लैम्डा v के इन्वर्स भी होगा, मैस के इन्वर्स भी होगा। ये कब होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ये तब होगा जब मैस कांस्टेंट होगा। और लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, तो mv मोमेंटम को कहते हैं। ऑल ऑफ दिस सारे ये फार्मूले भी बनेंगे। 20 में कहता है मोमेंटम ऑफ ज़ीरो रेस्ट मैस पार्टिकल विल बी। तो ज़ीरो रेस्ट मैस का भी क्या होता है, मैस तो होता ही नहीं है,
रेस्ट मास क्या होता है, फोटोन का ज़ीरो होता है, तो लेकिन मोमेंटम होता है इधर कितना, एच ओवर लैम्डा। 21 में कहता है इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, वो है ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसका रिलेशन दिया हुआ है सोल्यूशन में, तो आपने वहाँ से देख लेना है। तो इसमें कहा गया है डी ब्रोगली वेवलेंथ एक जैसी है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें आ जाए 22 में कॉम्पटन शिफ्ट इन द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन व्हेन इट इज़ स्कैटर्ड एट एंगल 60 डिग्री। ठीक है, जो अभी आपको फार्मूला मैंने बताया, ये वाला फार्मूला, ये डी ऑप्शन वाला, इस डी ऑप्शन में आपने क्या करना है, एंगल लगाएं 60, तो cos 60 1/2 होता है, तो ये आ जाएगा h/2m0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन गया, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट में 23 है, इसमें कहता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इज शोन बाय, डुअल नेचर में दो एक्सपेरिमेंट होंगे, एक पार्टिकल एक वेव नेचर। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को शो करता है, डिफ्रैक्शन वेव नेचर को शो करता है। 24 में कहता है फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड टू सेम पोटेंशियल, अब इनकी पोटेंशियल सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वेवलेंथ को डिनोट किया और डी ब्रोगली वेवलेंथ से, तो बताना है किसकी, बताना है कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी, किसकी वेवलेंथ डी ब्रोगली ज़्यादा होगी। तो हमें पता है कि फॉर्मूला जो होता है इसका वो है लैम्डा इज़ इक्वल टू h/mv, और इसका एक और फॉर्मूला होता है h/me होता है, 2me होता है, √2me होता है। तो यहाँ पे एनर्जी तो सेम है, एनर्जी सेम तो पोटेंशियल भी सेम आएगा, तो यहाँ पर ये रिलेशन बन जाएगा लैम्डा इन्वर्सली पोर्शन टू मैस बन जाएगा। तो ये जो रिलेशन बना है इसमें आप बना लें, जिसका मैस ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जिसकी वेवलेंथ कम, जिसका मैस कम उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो मैस इलेक्ट्रॉन का कम है तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर इसमें ऑप्शन सी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ प्रोटॉन से ज़्यादा हो। नेक्स्ट 25 है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस, वेव नेचर यूज़ करती है ये, और कॉम्पटन शिफ्ट इज़ मैक्सिमम एट एंगल ऑफ, तो ये एंगल आएगा 180, क्योंकि अभी आप फार्मूला पढ़ कर आ रहे हैं, जो इसका फार्मूला है वो ये डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। कोस इधर पुट करें 180, कोस 180 -1 होता है, तो -1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, 180 पे मैक्सिमम आता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 27 पे, इफ़ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज़ डबल दैन द डी ब्रोगली वेवलेंथ बिकम्स, हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, लैम्डा h इज़ इक्वल टू mv, mv को p लिख दिया, और p यानी मोमेंटम 2 हो गया, डबल हो गया, तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ कहलाएगी, 1/2 कहलाएगी। आगे है 28, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी कैन सी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, ना कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट है 29, रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ अबाउट, तो वो नैनोमीटर में होती है रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इफ़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज सर्टन देन इट्स मोमेंटम मस्ट बी, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, मस्ट बी अनसर्टन, क्योंकि पोजीशन और मोमेंटम एक टाइम पे बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ, प्रिसीजन के साथ मेजर नहीं किए जा सकते। तो ये हमने टेस्ट MCQs देख लिए, यानी ये थ्योरी करने के बजाय हर टॉपिक में से क्या थी, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट MCQs उसमें से की हुई हैं जो पूरे टॉपिक को कवर कर रही होती हैं, वो मैंने करवा दी। ये हमारे पास हो गया आज का लेक्चर नंबर 19 और लेक्चर नंबर 13, जिसका फर्स्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट मैं अपलोड करूँगा 19 की होगी। अब अगले में मैं 20 चैप्टर की अपलोड करूँगा MCQs, और ये इसी तरह हम डेली के 2-2 चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे, और जल्दी से ये FSC कंप्लीट करके 5 दिनों में FSC कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम MSc और BSc की तरफ आ जाएंगे। चूँकि टेस्ट हमारा बहुत क्लोज है, करीब आ गया है, तो सुना है अक्टूबर में ये होगा, फर्स्ट सेकंड वीक में, कुछ कहते हैं 17 अक्टूबर को होगा। तो जब भी होगा हमने स्पीड पकड़ लिया, मैंने सोचा इसको जल्दी से अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक एंड कर दें, फिर जो टाइम बाकी मिलता है उसको हम प्रैक्टिस में MCQ ETC रिवीजन वगैरह में करें और पास्ट पेपर की तरफ आ जाएं जो इसके दिए हुए हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।